तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास भारत की आर्थिक कहानी पर कुछ बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं। हाँ, बिल्कुल। और हेडलाइन तो धमाकेदार है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। दशकों से जो एक आप कह सकते हैं सेट ग्लोबल ऑर्डर था, वो बदल रहा है। अब टॉप 5 की लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। नंबर 1 पर अमेरिका, 2 पर चीन, 3 पर जर्मनी और अब चौथे पायदान पर भारत, जिसने जापान को 5वें पर धकेल दिया है। ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलना नहीं है ना, ये एक तरह से भारत के पूरे आर्थिक बदलाव की नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी कहता है। आज हमारा मकसद यही समझना है कि इस उपलब्धि का असल में मतलब क्या है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। और इससे भी जरूरी यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है। बिल्कुल। और इसके लिए हम सिर्फ हेडलाइन से आगे जाके देखेंगे। हाँ, हम समझेंगे कि ये जीडीपी के आंकड़े क्या कहते हैं, भारत की रफ्तार इतनी तेज क्यों है, और इस पूरी बड़ी तस्वीर का मतलब एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए तो फिर सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी। मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना मायने रखता है? जरूर, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का साइज नापने के कई तरीके हैं। नॉमिनल जीडीपी सबसे सीधा तरीका है। ओके। इसमें हम एक साल में देश में बने सारे सामान और सर्विसेज की कुल वैल्यू को मौजूदा बाजार कीमत पर मापते हैं। ठीक है। और फिर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करने के लिए उसे अमेरिकी डॉलर में बदल देते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक सब इसी आंकड़े का इस्तेमाल करते हैं दुनिया को रैंक करने के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड है। लेकिन मैंने एक और टर्म सुना है, जीडीपी पीपीपी। हाँ हमारी स्रोतों में भी इसका जिक्र है, वो इससे कैसे अलग है? हाँ, ये एक और दिलचस्प नजरिया है। पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता। राइट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि $1 से आप अमेरिका में जितना सामान खरीद सकते हैं, क्या उतने ही पैसे में, मतलब रुपए में, आप भारत में भी उतना ही सामान खरीद सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही बात है। भारत में चीजें सस्ती हैं। यहाँ 100 रुपए में जो मिल जाएगा वो शायद अमेरिका में $1.5-2 में ना मिले। एग्जैक्टली। तो पीपीपी इसी फर्क को एडजस्ट करता है। वो ये देखता है कि असल में लोगों की खरीदने की ताकत कितनी है। अच्छा। और जब हम उस नजरिए से देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पीपीपी के हिसाब से भारत तो कई सालों से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे वाह! सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे। तो इसका मतलब ये हुआ कि घरेलू स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत असल में कहीं ज्यादा है, भले ही डॉलर के हिसाब से हम चौथे नंबर पर हों। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है और लोगों की खरीदने की क्षमता भी है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, जब दुनिया में रैंकिंग और हेडलाइंस की बात होती है तो नॉमिनल जीडीपी ही देखा जाता है। और उस रेस में जापान को पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, ये हुआ कैसे? भारत ने जापान को पीछे छोड़ा कैसे? जाहिर है हमारी अर्थव्यवस्था उनसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही होगी। हाँ, और ये फर्क छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इन रिपोर्ट्स में जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि भारत की विकास दर लगातार 6 से 7% के ऊपर बनी हुई है। वाह! कुछ तिमाहियों में तो ये 8% भी पार कर गई। ये दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज विकास दर है। 6 से 7%। और इसकी तुलना में जापान कहाँ खड़ा है? जापान की विकास दर मतलब 1% के आसपास घूम रही है। सिर्फ 1%? हाँ, अब इसे ऐसे समझिए, जापान एक मैच्योर, एक विकसित अर्थव्यवस्था है, एक अनुभवी मैराथन धावक की तरह जो एक स्थिर रफ्तार से दौड़ रहा है। वहीं भारत एक युवा, ऊर्जा से भरा हुआ स्प्रिंटर है जो बहुत तेजी से भाग रहा है। सही बात है। और ये भी है कि जापान की आबादी भी बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी भारत को एक जबरदस्त बढ़त देता है। ये वाकई एक तेज धावक और एक मैराथन धावक वाली बात है। पर सवाल ये है कि इस तेज धावक को इतनी ऊर्जा मिल कहाँ से रही? हाँ, इसके पैरों में इतना दम कहाँ से आ रहा है? हमारे सोर्सेज में इसका एक बड़ा कारण घरेलू मांग या डोमेस्टिक डिमांड बताया गया है। और ये भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत इंजन है। आप सोचिए, 140 करोड़ लोगों का देश। हाँ। यहाँ एक मिडिल क्लास है जो लगातार बड़ा हो रहा है, जिनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। उन्हें स्मार्टफोन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, बेहतर घर चाहिए। वो बाहर खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। बिल्कुल।
ये जो अंदरूनी मांग है ना, ये खत्म ही नहीं होती। ये एक ऐसा इंजन है जो वैश्विक मंदी के झटकों से भी अर्थव्यवस्था को काफी हद तक बचाए रखता है। तो मतलब हम सिर्फ दुनिया के लिए सामान नहीं बना रहे, हम खुद एक बहुत बड़े ग्राहक हैं। हाँ बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट जो इन आर्टिकल्स में बार बार आ रहा है, वो है मेक इन इंडिया का प्रभाव। ऐसा लगता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनने की भी कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये एक बहुत सोचा समझा नीतिगत बदलाव है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी स्कीमें शुरू की हैं। पीएलआई स्कीम्स? इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार कंपनियों से कहती है, आप भारत में 100 फोन बना रहे हैं, अगर आप 150 बनाएंगे तो हम आपको हर एक्स्ट्रा फोन पर कुछ इंसेंटिव देंगे, कुछ छूट देंगे। अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग को सीधा सीधा बूस्ट देने का तरीका है। बिल्कुल, और इसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। एग्जैक्टली। वो अपना प्रोडक्शन और सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत में ला रही हैं। पहले शायद सिर्फ फोन असेंबल होते थे, अब उनके पार्ट्स भी यहीं बनने लगे हैं। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो जाहिर है कि दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता होगा। निश्चित रूप से। इसे कहते हैं एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई। जब विदेशी निवेशक देखते हैं कि एक देश में राजनीतिक स्थिरता है, सरकार सुधारों को लेकर गंभीर है और सबसे जरूरी एक बहुत बड़ा बाजार है जो तेजी से बढ़ रहा है, तो वो अपना पैसा लगाने के लिए आकर्षित होते हैं। सही बात है। ये सब मिलकर एक साइकिल बना देते हैं। ज्यादा निवेश से ज्यादा नौकरियां बनती हैं, ज्यादा नौकरियों से लोगों की आमदनी बढ़ती है और बढ़ी हुई आमदनी से घरेलू मांग और मजबूत होती है। तो ये सब तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन इसका जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति पर क्या असर होता है? सीधी सी बात है, जब आपकी जेब में पैसा होता है तो दुनिया में आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। यही अब भारत के साथ हो रहा है। बिल्कुल। आर्थिक ताकत और भू राजनीतिक प्रभाव ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर हो तो आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जाएगी। आप किन मंचों की बात कर रहे हैं? जैसे G20 या ब्रिक्स? हाँ, जैसे G20 यानी दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का क्लब, या ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, या फिर क्वाड जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग करते हैं। इन सभी मंचों पर अब भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि एजेंडा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। मतलब अब हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। अब चाहे वो क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हो, ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाने हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, भारत की राय मायने रखती है। तो ये एक तरह से ग्लोबल हाई टेबल पर एक पक्की सीट मिलने जैसा है जिसे भारत ने अपनी आर्थिक तरक्की से कमाया है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल भी उठाना चाहिए जिस पर हमारे स्रोत भी खास ध्यान देते हैं। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब ये है कि भारत एक अमीर देश बन गया है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। यहीं पर हमें कुल जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इसके बीच के फर्क को समझना होगा। ओके। हमारे एक स्रोत में तराजू का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक तराजू है जिसके एक पल्ले पर कुल जीडीपी का भारी भरकम वजन रखा है, जो अब दुनिया में चौथा सबसे भारी है। हाँ, लेकिन दूसरे पल्ले पर प्रति व्यक्ति आय का वजन है जो बहुत हल्का है। और ये आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय, मतलब अगर देश की कुल आय को हर नागरिक में बराबर बांट दिया जाए तो वो लगभग $2600 है। सिर्फ $2600? अब इसकी तुलना उस देश से कीजिए जिसे हमने अभी अभी पीछे छोड़ा है, जापान। वहां की प्रति व्यक्ति आय लगभग $26,000 है, यानी हमसे 10 गुना ज्यादा। 10 गुना। 10 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी बस है तो वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस तो बन गई है। बिल्कुल। लेकिन उस बस में बैठे हर यात्री की जेब में अभी भी बहुत कम पैसे हैं, खासकर जब हम जापान वाली बस की यात्रियों से तुलना करें। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। भारत एक विशाल आबादी वाला तेजी से बढ़ता हुआ देश है, लेकिन एक अमीर देश नहीं है। एक औसत भारतीय नागरिक की आय अभी भी एक औसत जापानी या अमेरिकी नागरिक से बहुत कम है। इसका मतलब है कि आय की असमानता यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई
एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और बेरोजगारी भी? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, और बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है। इसका मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, जहां एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को शायद अपनी योग्यता से बहुत कम स्तर का काम करना पड़ रहा है। सही कहा। तो अर्थव्यवस्था का आकार तो बढ़ रहा है, पर क्या सही तरह की अच्छी क्वालिटी की नौकरियां बन रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मामलों में अभी भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अर्थव्यवस्था का केक बड़ा हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अब असली चुनौती ये है कि उस बड़े होते केक का एक ठीक-ठाक टुकड़ा हर किसी तक पहुंचे। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या दिखता है? अगला पड़ाव क्या है? अगला लॉजिकल टारगेट है जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। जर्मनी? हाँ, जर्मनी भी जापान की तरह एक मैच्योर अर्थव्यवस्था है, जिसकी विकास दर भारत की तुलना में बहुत धीमी है। तो गणित के हिसाब से ये लगभग तय है कि कुछ सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। और हमारे स्रोतों में इसके लिए कोई टाइमलाइन दी गई है? कब तक हो सकता है ये? ज्यादातर अनुमान यही कहते हैं कि 2030 से 2035 के बीच भारत ये मुकाम हासिल कर सकता है। अगर भारत अपनी 6-7% की विकास दर को बनाए रखता है तो ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये अगर बहुत बड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सब अपने आप तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए क्या शर्तें हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये तभी मुमकिन है जब आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जारी रहे, जैसे टैक्स सिस्टम को और सरल बनाना, व्यापार करने के माहौल को और आसान बनाना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। निश्चितता से दूर भागते हैं। सही। और आखिर में हमें ये भी उम्मीद करनी होगी कि दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो, जैसे कोई बड़ा युद्ध या कोई भयंकर आर्थिक मंदी जो इस पूरी रफ्तार को धीमा कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये यात्रा क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर है। बहुत अच्छा कहा आपने। भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मंजिल नहीं, सफर का एक अहम पड़ाव भर है। बिल्कुल। असली चुनौती अब इन बड़े बड़े जीडीपी के आंकड़ों को, इस मात्रात्मक विकास को गुणात्मक विकास में बदलने की है। यानी देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी की क्वालिटी में सुधार लाना। क्या बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है? क्या बीमार होने पर अच्छा और सस्ता इलाज उपलब्ध है? क्या युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिल रहा है? यही सब सवाल है। इन रिपोर्ट्स में जीडीपी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। हाँ, क्योंकि ये इंडेक्स सिर्फ